Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me again, Hania Abid, with yet another lecture on e-marketing. I hope you're all doing well, and I'm sure you're all keeping up with the course as well. हमने काफ़ी पोर्शन जो है कोर्स मटेरियल का कवर कर लिया है. लास्ट क्लास में हमने बात की थी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स. आज हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और हम और फर्दर कम्युनिकेशन टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे. So the objectives of our lecture today include discussion on marketing, public relations, sale promotions, and direct marketing and personal selling. But before I proceed, I have a little story to tell you. Renault ने 2010 के अंदर they introduced a new range of cars. Renault is a car manufacturer और उन्होंने 2010 के अंदर एक ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स के कॉन्सेप्ट पे नई रेंज एक इंट्रोड्यूस की थी. और उस रेंज को इंट्रोड्यूस करने के बाद उनका एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव था कि they wanted to get people talk about their range. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लिंक्स इस्टेब्लिश किए लोगों के साथ, ओपिनियन लीडर्स के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, जैसे कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है या आर्टिकल्स लिखते हैं. तो ऐसे लोगों को कांटेक्ट किया और उन्होंने उनके साथ एक स्पेशल मीटिंग अरेंज की. What they did was they invited 13 different bloggers जो कि ब्लॉगिंग साइट्स के ऊपर आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे और अपनी साइट्स रन करते थे, जो कि यूरोप से बिलोंग करते थे. और उनके साथ एक मीटिंग की, उनको टेस्ट ड्राइव्स दी अपनी कार की रेंज की और उनके साथ डिस्कशंस की. और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि when they went back तो उन्होंने 22 आर्टिकल्स जो हैं वो मुख्तलिफ ब्लॉग्स के अंदर नज़र आए जो कि इन ब्लॉगर्स ने लिखे थे. इन आर्टिकल्स के अगेंस्ट 900,000 एक्सपोजर्स जनरेट हुए, मैसेजेस जनरेट हुए जो लोगों ने लिखे और पढ़े और इतनी ज़्यादा जो है इसकी रीच इंक्रीज हुई. सो व्हाट Renault did was they used influencer outreach to support their product launch. That was their objective and that was very well achieved. So इस तरह के initiatives जो हैं वो organizations को help करते हैं in reaching out to people, उनकी public relationing से help करते हैं. So marketing public relations, which is short term, for which is used as MPR, they include activities that influence people, the public opinion, and it creates goodwill. Chartered Institute of Public Relations UK की एक definition है जो काफ़ी latest definition है और quote की जाती है, and I would read this from here. Public relations is about reputation, the result of what you do, what you say, and what others say about you. Public relations is the discipline which looks after reputation with the aim of earning understanding and support and influencing opinion and behavior. It is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its publics. So as you can see कि public relationing के अंदर there is a lot about reputation management and building reputation और ऐसे relationships build करने हैं organizations को अपने customers के साथ और general public के साथ कि लोग आपके मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर सकें, सपोर्ट करें और इन्फ्लुएंस करें जो है वो ओपिनियन और बिहेवियर को. और ये एक सस्टेन्ड एफर्ट होती है, एक प्लान्ड एफर्ट होती है. जैसे अभी हमने ओपनिंग केस ऑफ रेनो के अंदर भी आइडेंटिफाई किया कि उनकी एक एक्टिविटी थी जो कि पब्लिक रिलेशनिंग से रिलेटेड थी. ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस जो है वो इट लीवरेजेस द नेटवर्क इफेक्ट ऑफ द इंटरनेट बिकॉज पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. तो इस नेटवर्क इफेक्ट को लीवरेज करती है ऑनलाइन पब्लिक रिलेशनिंग.
मैसेजेस जो हैं आपके ब्रांड के और साइट के वो दूसरी साइट्स के ऊपर लिखे जाते हैं, और वो मैसेजेस जो हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं लोगों के ओपिनियंस को शेप करने के लिए और विजिटर्स को आपकी साइट तक लेकर आने के लिए. जैसे हमने बहुत सी एग्जांपल्स में देखा है कि जो इंटरमीडियरीज की वेबसाइट्स थी या ब्रोकर्स की वेबसाइट्स थी या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे कस्टमर्स के रिव्यूज़ लिखे हुए हैं और वो कस्टमर्स के रिव्यूज़ दूसरे कस्टमर्स को हेल्प करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की साइट को विज़िट करें. इसी तरह से ब्लॉग्स के ऊपर भी लोग अपने ओपिनियंस लिखते हैं और ट्रैफिक डाइवर्ट की जाती है. सो देयर the more quality links are there from other sites to your site, उतना ही ज़्यादा आपकी साइट जो है वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर भी क्वालिटी स्कोर्स में आते हैं. यानी कि सर्च रिजल्ट्स में जो कि ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है सर्च रिजल्ट्स की, उसमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, हमने सर्च इंजन बेस्ड एडवर्टाइजिंग का पहले जिक्र किया हुआ है, एंड आई हैड ऑल्सो आस्क्ड यू टू हैव अ लुक एट गूगल एडवर्ड्स प्रोग्राम्स एज वेल. सो वो क्या है, वो पेड सर्च है, यानी जो आपके नाम आते हैं गूगल के रिजल्ट्स में एज पार्ट ऑफ पेड सर्च, वो तो आपको हेल्प करते ही एडवर्टाइज करने में, लेकिन उसके अलावा जो लिंक्स हैं दूसरी साइट्स के ऊपर, वो आपकी बिजनेस की, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी रैंकिंग्स इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं और लोग डायरेक्ट हो सकते हैं आपकी वेबसाइट तक. तो फिर उससे आपके जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लिंक्स लेकर आ रहे हैं आपकी साइट तक और जितनी उनकी क्वालिटी लिंक्स हैं, उनकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है या आपके जो वेब पेजेस या लैंडिंग पेजेस हैं उनकी रैंकिंग्स सर्च इंजन्स की ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाती हैं, विच इज़ अगेन समथिंग ऑफ बेनिफिट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर आउटरीच, जैसे कि आपने ओपनिंग स्टोरी जो मैंने अभी मेंशन की रेनॉल्ट की, उसके अंदर भी देखा कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो आइडेंटिफाई करती है कंपनीज और इंडिविजुअल्स को जिनकी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन फॉलोइंग है, और फिर उन लोगों को यूज़ किया जाता है ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए. जैसे रेनो के केस में भी है कि उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनके ब्लॉग्स की फॉलोइंग या फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, और उनको फिर इनकरेज किया और उनको यूज़ किया कि वो इनके बारे में ब्लॉग्स लिखें, और फिर उनको फॉलोअर्स ने पसंद किया और उससे एक्सपोजर बढ़ गया. सो दैट इज़ अ गुड वे टू हैव पब्लिक रिलेशनिंग एक्टिविटीज़. इसके अलावा जो कंपनीज को ख्याल करना पड़ता है, दैट इज़ online reputation management, which means that organizations need to minimize unfavorable mentions. For example, monitoring and influencing conversations in blogs and social networks through online reputation management is also a key activity. There are times when organizations face criticism from the public or from their customers, जो कि उनके लिए नेगेटिव जो है वो इम्प्रेशन छोड़ता है और उनकी ब्रांड की या कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, और फिर उसको मॉनिटर करना और उसके हिसाब से जो है अपने मैसेजेस कन्वे करना ऑडियंस तक, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. आपके सामने स्क्रीन पे अभी एक वीडियो क्लिप चल रहा है जो कि एक हनी मेड एक ब्रांड का नाम है, उसके एड का क्लिप है, और उन्होंने अपने इस एड कैंपेन के अंदर कुछ फैमिलीज़ की बेस के ऊपर और फैमिलीज़ की ओरिएंटेशन के हिसाब से कि कैसे डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट फैमिलीज़ में, तो उन्होंने उसको दिखाया था अपने एड के अंदर, और उनके एड का टाइटल था होलसम लव, बट नॉट एवरीवन अग्रीड विद द मैसेजेस इन दैट एड, और उन्होंने लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर फिर इसके बारे में कमेंट्स दिए.
हनीमेड ने क्या किया, उन्होंने एक फॉलो अप वीडियो बनाई और उस कमर्शियल के जो रिस्पॉन्सेज उनको रिसीव हुए थे उन रिस्पॉन्सेज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. उन्होंने ये कहा कि some people have sent the messages of hate because they didn't agree with the families they saw portrayed in the commercial, और उन्होंने लोगों ने comments भेजे हैं. So Honeymaid ने क्या किया, they not only stuck to their belief in their original message but fired back in a very powerful way. उन्होंने 2 आर्टिस्ट्स को अपॉइंट किया और उन आर्टिस्ट्स ने जितने भी मैसेजेस जो कि ट्वीट्स और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने लिखे थे उन मैसेजेस के प्रिंट्स लिए और फिर उन प्रिंट्स को एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन रोल करना शुरू कर दिया. प्रिंट्स को रोल करके दे स्टार्टेड मेकिंग अ पीस ऑफ आर्ट. उन्होंने जो है रोल्ड मैसेजेस को जो कि टेरेबल ट्वीट मैसेजेस थे उनको यूज करके एक आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. तो एज यू कैन सी कि सारे के सारे जो प्रिंट आउट्स हैं वो रोल्ड अप हैं और वो एक इमेज में कन्वर्ट किए जा रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट द इमेज टर्न्ड आउट टू बी. यानी जितने मैसेजेस थे और ये जो इमेज बना हुआ है ये सारे उन हिट मैसेजेस को रोल अप करके और फिर इस शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है. अब हनीमेड ने सिर्फ इतना नहीं किया, उन्होंने इसके साथ साथ ये भी किया कि जितने पॉजिटिव मैसेजेस इनको मिले थे इस एड के हवाले से उन पॉजिटिव मैसेजेस को भी प्रिंट किया और उन मैसेजेस को प्रिंट करके वो भी इस इमेज का हिस्सा बने. और एज यू कैन सी दे वर द पॉजिटिव मैसेजेस दैट दे रिसीव्ड वर 10 times as many messages as they had received as angry messages. So you see कि कितने powerful तरीके से और कितने thought डालकर उन्होंने इस अपने image को, अपनी reputation को सेव करने की कोशिश की और यूटिलाइज किया वायरल मार्केटिंग के तरीकों को और इंटरनेट बेस्ड marketing के तरीकों को. So as you have seen, online reputation management is a key activity. Online public relations and traditional public relations के अंदर 4 differences हैं. In the case of online public relations, the audience is connected to your organizations. So obviously जब organizations के साथ audience connected है, traditionally ऐसा नहीं था. traditionally one way communication था और audience जो है वो dispersed locations के ऊपर मौजूद होती थी और organizations जो है वो लिमिटेड ऑडियंस तक रीच कर सकती थी. सेकेंडली जो कि मेंबर्स हैं ऑडियंस के, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज वेल, विच मीन्स कि नॉट जस्ट people are connected with organizations but they are connected to each other. जैसे हम पहले mention करते रहे हैं, people trust each other more और उसकी वजह से भी the way public relations online is affected is different than the traditional public relations. The audience has access to other information as well. So आप जो message बता रहे हैं audience को वो जो है देख तो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उनके पास और भी तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है. वो आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं, वो आराम से वेरीफाई कर सकते हैं. ट्रेडिशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस मैसेजेस कन्वे करती थी अपनी ऑडियंस तक, कस्टमर्स जो है यूजुअली उसको ज़्यादा फर्दर एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे या उनको वन वे कम्युनिकेशन मिल रहा था और जो लोग वापस ऑर्गेनाइजेशंस को लिख पाते थे वो थोड़े होते थे एज कम्पेयर्ड टू द नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव्ड द मैसेजेस.
ابھی آڈینس کے پاس زیادہ انفارمیشن موجود ہے اور دوسری انفارمیشن بھی موجود ہے ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل پی آر, جہاں پر آرگنائزیشنز اگر ایک میسج آڈینس تک کنوے کر پاتی تھیں تو وہ موسٹلی ون وے کمیونیکیشن رہتا تھا. بہت کم لوگ اگر کوئی واپس کنوے کرتے تھے میسج ایز کمپیئر ٹو ناؤ. اور ابھی آپ نے اس ہنی میڈ کی ایگزامپل میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے فوراً سے رسپونڈ کیا ہے ٹو این ایڈ. سو people have access to information, they have access to other information, they can respond back. So اس وجہ سے ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے آن لائن پبلک ریلیشنز اور ٹریڈیشنل پبلک ریلیشنز میں ڈفرینسز کا. Then audiences pull information themselves as well. They have access to information, they ask for information themselves. ٹریڈیشنل میڈیا میں یا ٹریڈیشنل پی آر میں ایسا بہت کم ہوتا تھا, نہ ہونے کے برابر تھا. تو ابھی ہمارے پاس آن لائن پبلک ریلیشنز کے اندر یہ ڈفرینس بھی ہے کہ آڈینس جو ہے وہ انفارمیشن خود سے پل کرتی ہے. آئی ہیو اے لٹل فریم ورک فار یو رائٹ ہیئر ان فرنٹ آف یو. اور یہ جو فریم ورک ہے, I have a little framework for you right here in front of you. اور یہ فریم ورک جو ہے وہ آن لائن پی آر جو ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. We have 4 stages. The first one is attracting visitors through search. Second one is engagement and dialogue. Number 3 is building campaign buzz. And number 4 is defensive crisis. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اسپیشلی the سیکنڈ, تھرڈ اینڈ دا فورتھ اسٹیپ یہ ہیلپ کرتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے وزٹرس کو تھرو دا سرچ. And there are 4 types of activities associated with that, جس میں we have search engine activities یا search engine marketing based activities جس کو SEO بھی کہا جاتا ہے. اس میں inbound link building کا کام کیا جاتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ کرنے کے لیے لنکس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوالٹی لنکس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریٹ کیے جائیں. کانٹینٹ کریشن ایسی کی جائے جس سے آپ کی سرچ ریزلٹس کے اندر ویزیبلٹی انکریز کر سکے. بلاگز اینڈ نیوز فیڈس اینڈ پریس ریلیزز, انفلوئنشل میڈیا کیمپینز اور انفلوئنشل میڈیا اونرز کی پازیٹیو میسیجز جو ہیں وہ آپ کی سرچ انجن بیسڈ ایکٹیویٹیز سے ریلیٹ کرتے ہیں جو کہ نئے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرتی ہیں یا وزٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ آپ کی سرچ کر کے ویب سائٹ کی طرف آ جائیں. دین وی ہیو بز بلڈنگ ایکٹیویٹیز. بز بلڈنگ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس میں پروپگیشن آف کیمپینز کی جاتی ہے, اپنے بگ آئیڈیاز کو شیئر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وی ہیو ویب ایڈیٹوریل کانٹیکٹس جو کہ ایڈیٹوریل میسیجز کے اندر یا ایڈیٹوریلز کے اندر آپ کی ویب سائٹ کو یا آپ کی آرگنائزیشن کو مینشن کرتے ہیں. بس بلڈنگ کے لیے وائرل مارکیٹنگ یوز کی جا سکتی ہے, پریس ریلیزز اینڈ سوشل میڈیا ریلیزز کو یوز کیا جا سکتا ہے اور میڈیا انفلوئنسرز کو یوز کیا جا سکتا ہے. بلاگرز ریلیشنز جو ہے وہ بھی بس بلڈنگ کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. Then we have brand engagement activities. اور brand engagement activities کے اندر we have surveys and polls. ہم audience research کر سکتے ہیں, social media including user generated content کو یوز کر سکتے ہیں. blogs and communities جو ہیں وہ خود سے کریٹ کی جا سکتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکیں. دین وی ہیو انفلوئنسنگ میڈیا اونرز اور بلاگرز جو کہ برانڈ انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز میں ہیلپ کر سکتے ہیں. برانڈ انگیجمنٹ کی ایگزامپلس پہلے بھی میں نے شیئر کی ہیں, انوائٹنگ پیپل ٹو پارٹیسپیٹ ان گیمز, ان کمپٹیشنز, اور اس طرح کے جو کام کیے جاتے ہیں وہ برانڈ انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز سے ریلیٹ کرتے ہیں. دین وی ہیو برانڈ پروٹیکشن ایکٹیویٹیز جیسے ریپوٹیشن مینجمنٹ کا میں نے بھی ذکر کیا ہے ہنی میڈ کے کیس کے اندر. سو فار دس پرپز وی نیڈ ٹو ہیو سوشل میڈیا مانیٹرنگ اینڈ رسپانس ایکٹیویٹیز. وی ہیو انفلوئنسنگ میڈیا اونرز اینڈ بلاگر ریلیشنز تاکہ وہ جو ہے آپ کے بارے میں پازیٹیو باتیں لکھیں. نیگیٹو SEO وچ مینس کہ جب آپ اپنے لیے
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव कीवर्ड्स जो लोग अगर सर्च करते हैं या आपके बारे में लिखे जाते हैं उस हिसाब से भी आप अपने आप को जो है वो अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकें कि आपकी वेबसाइट जो है वो नेगेटिव इमेजेस जो है वो ना जनरेट कर सके. देन PPC protection, pay per click is PPC, and there are times जब आपके पास false clicks भी आ सकते हैं कि यूज़र जो है वो एक ही है बट वो मल्टीपल टाइम्स क्लिक्स कर रहे हैं, या स्पैमर्स जो हैं वो ऑटोबॉट्स या जिसको रोबोट सॉफ्टवेयर कहते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके लिंक्स को क्लिक किया जा रहा होता है और इट कॉजेज अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. तो इससे बचने के लिए भी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है. कुछ रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए कुछ साइट्स और कुछ सॉफ्टवेयर भी मौजूद है. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू गूगल अलर्ट्स जो कि हेल्प करती है कि आप कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो रजिस्टर कर लेते हैं गूगल अलर्ट्स के प्रोग्राम के ऊपर, अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और जैसे ही उन रिलेटेड कीवर्ड्स या आपके कीवर्ड से रिलेटेड वेब पेजेस कोई आते हैं तो आपको अलर्ट भेज दिया जाता है कि जी आपने जो कीवर्ड्स रजिस्टर किए थे उससे रिलेटेड ये नए पेजेस आए हैं. इसी तरह से गूगल ट्रेंड्स को यूज़ किया जा सकता है. गूगल ट्रेंड्स पे आप अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स को लिखिए और वहाँ पर उससे वो आपको आइडिया दे देते हैं कि ये वर्ड जो है वो कितना ज़्यादा सर्च किया जाता है. देन देयर इज़ अनदर प्रोग्राम और वेबसाइट जिसको कहते हैं गीगा अलर्ट, GIGA alert.com, उसको यूज़ किया जा सकता है. वो भी हेल्प करता है रेपुटेशन मैनेजमेंट के हवाले से. सो बेसिकली जो हमारी ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ हैं दे आर रिलेटेड टू कम्युनिकेटिंग विद मीडिया, दे आर रिलेटेड टू लिंक बिल्डिंग, दे आर रिलेटेड टू ब्लॉगर्स रिलेशंस, मैनेजिंग योर कंटेंट इज प्रेजेंटेड ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट creating a buzz. इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस प्लान करती हैं जैसे कि अगर इफ़ दे वांट टू हैव अ बज़ क्रिएटेड तो जैसे रेनॉ की एग्जांपल में आपने देखा कि यूज़र्स को मैसेजेस पहुंचाने तक उन्होंने ब्लॉगर्स को इंगेज किया. सो ब्लॉगर्स रिलेशंस वर स्ट्रॉन्ग एंड दे क्रिएटेड अ बज़ एज वेल. एंड दे ऑल्सो मैनेज्ड कि कैसे कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है इन थर्ड पार्टी वेबसाइट से पॉजिटिव तरीके से लोगों तक. ऑनलाइन इवेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं बज़ क्रिएट करने के लिए, जैसे कि ऐसे ऑनलाइन इवेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं जिनसे यूज़र ट्रैफिक इंक्रीज़ हो, यूज़र्स का इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो. पब्लिसाइज्ड इवेंट्स जनरेट किए जा सकते हैं. Amazon जो है वो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कंट्रीब्यूट करें एक स्टोरी में जो कि लिखना शुरू की थी जॉन अपडाइक ने. इसी तरह से लैंड रोवर ने स्पॉन्सर किया है कैमल ट्रॉफी रेस को जो कि वर्ल्ड वाइड एग्जॉटिक रीजन्स में होती है और वो फिर जो है लैंड रोवर ने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर उस रेस की अपडेट्स जो हैं वो भी डिस्प्ले की हैं. सो ट्रैफिक जो है और यूजर्स का इंटरेस्ट जो है वो उससे डेवलप होता है. फिर ऑर्गेनाइजेशंस डिबेट्स रन करती हैं या सेमिनार्स रन करती हैं ऑनलाइन. देयर वाज अ टाइम एक इलेक्शंस के अंदर एक डिस्कशन जो है वो ऑनलाइन रन की गई और लोग अपने वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वीडियोस में बना के वो उनको भेजते थे और वो साथ साथ जो है वो डिस्प्ले हो रहे थे. सोशल मीडिया के ऊपर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, डिस्कशंस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, वेबिनार्स का वर्ड यूज़ किया जाता है. अ सेमिनार विच इज़ वेब बेस्ड, वेबिनार्स अरेंज किए जाते हैं और लोग उस पर रजिस्टर करते हैं और वो अपने ease of sitting at home and participating in a seminar
सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर लिया जाता है. सो ये सारे मुख्तलिफ तरीके जो इवेंट्स को ऑनलाइन इवेंट्स के रन करने के हैं वो हेल्प करते हैं पब्लिक रिलेशन की एक्टिविटीज़ को. पॉडकास्ट का वर्ड भी बहुत यूज़ किया जाता है और पॉडकास्ट इज़ डिजिटल मीडिया फाइल जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इंटरनेट के ऊपर. स्मॉल फाइल्स होती हैं. ये स्टार्ट हुआ था आईपॉड पे म्यूज़िक फाइल से और लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके ट्रांसफ़र कर लेते थे दूसरों तक और फिर अब जो है वो वीडियो कास्ट जो हैं वो जिनको रिकॉर्ड करके कन्वे किया जा सकता है विच आर नोन एज विडकास्ट्स और वॉडकास्ट्स और वीडियो कास्ट्स वो भी यूज़ किए जाते हैं. The line between videocasts, vodcasts और podcasts is nearly fuzzy. ये सारी terms synonymously use की जाती हैं. लेकिन यूज़र्स जो हैं पॉडकास्ट को भी डाउनलोड करते हैं. द ट्रेंड इज़ अ लिटिल लेस. बहुत कम लोग पॉडकास्ट को डाउनलोड करते हैं लेकिन दे आर इन यूज़ एंड दे आर ऑल्सो पब्लिक रिलेशनिंग बिल्डिंग एक्टिविटीज़. इसके अलावा for creating a buzz, there are plenty of news-based sites जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रिव्यूज़ करती हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करती हैं या जनरल न्यूज़ जो है लोगों तक कन्वे कर रही होती हैं. दे कैन हेल्प विद क्रिएटिंग अ बज़. सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो कन्वे करें. सोशल मीडिया ने एक और डिमेंशन ऐड की हुई है टू क्रिएट अ बज़ एज वेल एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर. सो देयर आर डिफरेंट वेज जो बिल्ड अ बज़ ऑनलाइन में हेल्प करते हैं और मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस में हेल्प करते हैं, जैसे वायरल मार्केटिंग या कस्टमर क्रिएटेड एड्स और आइडियाज़ और कस्टमर्स एज जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिस्ट के तौर पे कस्टमर्स आपके एक्ट करते हैं. ऑनलाइन न्यूज़ इंगेजिंग फ्रेश कंटेंट जो है वो लोगों तक कन्वे करना, उससे भी बज़ क्रिएट हो सकती है. इन्फ्लुएंशियल ब्लॉगर्स को एज आई मेंशन्ड यूज़ करना, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू बिल्ड अ बज़ ऑनलाइन. इसके अलावा ऑनलाइन न्यूज़ जो हैं प्रेस रिलीजेस वो भी हेल्प करती हैं बज़ क्रिएट करने के लिए. सो ऑनलाइन पब्लिक रिलेशनिंग इज़ अ की एरिया एंड मार्केटिंग फंक्शन का ये एक पोर्शन है जिसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी हो जाता है. So with reference to public relations, online public relations के हवाले से we have an e-marketing insight and they say that you need to use PR to increase PR. Mike Grehen एक सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं. उन्होंने स्ट्रेस किया है वेब की यूटिलाइजेशन को फॉर PR related purposes. He puts us in this way, both online and offline, the process is much the same when using PR to increase awareness, differentiate yourself from the crowd, and improve perception. Many offline PR companies now employ staff with specialist online skills. The web itself offers a plethora of news sites and services, and of course there are thousands and thousands of newsletters and zines covering just about every topic under the sun. Never before has there been a better opportunity to get your message to the broadcast, geographic and multi-demographic audience, but you need to understand the pitfalls on both sides. In this article उसने ये भी mention किया है कि लिंक बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गूगल पेज रैंक है और लिंक बिल्डिंग करनी ऑनलाइन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस
کہ پی آر جو ہے وہ یا پبلک ریلیشننگ کا جو کام ہے اس کے لیے آرگنائزیشنس کو ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از امپورٹنٹ, جیسے آف لائن میں ہے ویسے ہی آن لائن پی آر کے لیے بھی لوگ چاہیے جو کہ اس کی ساری نیٹی-گریٹیز کو سمجھتے ہوں اور ہاؤ ٹو اسٹیبلش پبلک ریلیشن شپس آن لائن اس پہ کام کر سکتے ہوں, اچھا کانٹینٹ لکھ سکتے ہوں اور صحیح ٹولز کو یوٹیلائز کر سکتے ہوں فار پبلک ریلیشننگ. آن لائن پی آر سے جو فائدے ہیں, اٹ از میکسیمائزنگ فیوریبل مینشنز آف یور کمپنی, یور برانڈس, products or websites on third-party websites that are likely to be visited by your target audience. یعنی آپ کی جو target audience ہے وہ different sites visit کرتی ہے, different news sites visit کرتی ہے, music sites visit کرتی ہے یا آرٹیکلس پڑھنے کے لیے سائٹس وزٹ کرتی ہیں, تو وہاں پر آپ کو ان سائٹس کے اوپر اپنی کمپنی کے نام کو یا فیوریبل مینشنز کو انکلوڈ کرنا ضروری ہے. اینڈ اٹ از ناٹ آلویز امپورٹنٹ کہ آپ کے وہاں پہ ایڈز ہی چلیں. ایک اور چیز جو کہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ دوسری سائٹ کے اوپر آپ کے برانڈ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ان اے پازیٹیو وے, وہ چیز لکھی جا سکے. ایک اور امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ آن لائن ریپوٹیشن مینجمنٹ ہے, جس میں وی کنٹرول دی ریپوٹیشن آف این آرگنائزیشن تھرو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ میسیجز جو کہ آرگنائزیشن کے بارے میں لکھے جاتے ہیں. آن لائن پی آر میں دیر آر 4 مین ڈفرینسز جو کہ ٹریڈیشنل پبلک ریلیشننگ کے حوالے سے ہیں آن لائن پی آر کے, اینڈ which include the audience is connected to the organizations, the first very important thing. Number 2, members of the audience are connected to each other as well. Very true. ہم customers کی پہلے بات کر رہے تھے ریٹیل میں کہ customers ایک دوسرے سے connected ہیں, اور وہی بات ہم یہاں پہ پی آر کے ریفرنس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آڈینس ہے وہ آپ کی آرگنائزیشنس سے بھی کنیکٹڈ ہے, آپ کی آپس میں بھی کنیکشنز ہیں ان کے, اور آڈینس ہیز ایکسیس ٹو ادر انفارمیشن ایز ویل, اور آڈینسز کے پاس انفارمیشن پول بھی ہے. سو دیر فور جو ڈفرینس ہے آن لائن اور ٹریڈیشنل پی آر کا وہ ایویڈنٹ ہے کہ کنیکٹیوٹی اور کنیکٹڈ ہونا وہ زیادہ نظر آتا ہے ان کیس آف آن لائن پبلک ریلیشننگ. ایکٹیویٹیز دیٹ کین بی کنسیڈرڈ این آن لائن پی آر, اس میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں کمیونیکیشنز ود میڈیا, جیسے جرنلسٹ اور میڈیا ویب سائٹس کے اوپر اپنی ویب پریزنس یا اپنی آرگنائزیشن کی پریزنس کو اگر انکلوڈ کرا دیا جائے کسی طرح سے, تو دیٹ کوڈ بی اے ویری افیکٹو وے. لنک بلڈنگ, blogs, RSS feeds یا news feeds, managing how your brand is presented on third party sites, creating a buzz, viral marketing, یہ ساری کی ساری جو ہے پھر اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں پبلک ریلیشن کی, ان میں سے کچھ پہلے بھی ہم نے مینشن کی ہیں. We have been talking about blogs, اور blogs کو ہم نے مینشن بھی کیا ہے, آگے چل کے بھی کرتے رہیں گے. ویب بلاگس یا web logs are best known as an easy method for publishing personal web pages, جو کہ آن لائن جرنلس ہیں یا ڈائریز ہیں. لیکن بزنس بلاگز جو ہیں which are created by people within an organization, یہ والی جو اس بات کا جو فائدہ ہے اس کو اکثر انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. پرسنل بلاگز کی ہمیں بہت ایگزامپلس نظر آتی ہیں, لیکن ویب بلاگز فار بزنسز وہ بھی بہت بینیفیشل ہیں, پبلک ریلیشننگ کے لیے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو ان کی جو ویلیو ہے اس کو آفن انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. دیر آر ایگزامپلز آف گڈ آرگنائزیشنز جو کہ اپنے ویب بلاگز مینٹین کر رہی ہیں اور وہاں پر یوزرز اپنا کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں اور کافی زیادہ نالج کریٹ ہوتی ہے. ایون کامسیٹس کا بھی اپنا ایک ویب بلاگ سسٹم ہے یا بلاگ سسٹم ہے. اف یو چیک کامسیٹس مین ویب سائٹ, وہاں پر آپ کو بلاگز کی آپشنز نظر آئیں گی, اور جو اکثر کمیونٹی ممبرز ہیں, جو کامسیٹس کے ممبرز ہیں, وہ وہاں پر اپنے ساتھ آرٹیکلس شیئر کرتے ہیں, انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, اور لوگ ان بلاگز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں.
सो बिजनेस ब्लॉग्स की जो पावर है उसको एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ब्लॉग्स रन कर सकते हैं. आप लोग मार्केटर्स के तौर पे ब्लॉग्स रन कर सकते हैं. एंड जस्ट अ टिप ऑन अनदर नोट, आई नो अ फ्यू पीपल जो कि अपने पास सोर्स ऑफ अर्निंग भी सिर्फ ब्लॉग्स से ही, बाय रनिंग डिफरेंट ब्लॉग्स उनकी इनकम जनरेट होती है, और वो उनका जो है सोर्स ऑफ इनकम ही वही है कि वो डिफरेंट ब्लॉग्स रन करते हैं और उन ब्लॉग्स के ऊपर एडवर्टिजमेंट्स वगैरह डिस्प्ले करते हैं और कंटेंट राइटिंग का काम करके देते हैं. तो वहाँ से उनको अच्छे खासे वो अर्निंग्स कर रहे हैं. सो मे बी यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ ब्लॉग ऑफ योर ओन एज वेल, और आपकी बहुत लर्निंग भी हो जाएगी और साथ में ही आपके पास एक एन एडिशनल सोर्स ऑफ मेकिंग मनी आ जाएगा. ओके, लेट्स गो बैक टू आवर डिस्कशन ऑन ब्लॉग्स. जो मेन ब्लॉगिंग टूल्स हैं मार्केट में रफ ऑर्डर ऑफ पॉपुलैरिटी के हिसाब से, द फर्स्ट वन इज मूवेबल टाइप फ्रॉम 6 अपार्ट. ये जो है वो एक मैनेजमेंट के लिए एक सर्विस है जो यूज़ की जा सकती है. इट्स अ पेड सर्विस. देन वी हैव टाइप पैड, also from 6 apart, जो कि एक ऑनलाइन सर्विस ऑफर करते हैं, similar to most of those other blogs that are popularly used. smaller businesses के लिए ये helpful service हो सकती है और ये एक paid service है. Then we have Blogger, जिसको कुछ अर्से पहले गूगल ने परचेज कर लिया था और it is considered as a best free option. Then we have WordPress, a popular service, open source alternative for download, highly configurable, और बहुत पर्सनल ब्लॉगर्स जो हैं वो WordPress को यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा और भी ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS हैं मौजूद, जो कि कॉर्पोरेट साइट्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, शेयरपॉइंट सर्वर्स और इस तरह की सिस्टम्स के साथ दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ good tools for creating and managing blogs. So explore these tools. They can help you, they can help your organization, they can help you have PR and आपके marketing में भी help हो सकती है. ब्लॉग्स का फ़ायदा क्या है? ब्लॉग्स जो हैं वो एक कंपनी की एक्सपर्टीज़ को शोकेस कर सकते हैं, जो कि एनालिस्ट्स यूज़ कर रही होते हैं. जैसे फॉरेस्टर मार्केटिंग है, उनका अपना ब्लॉग है. सप्लायर्स के डेटा को जो है वो शोकेस कर सकते हैं, जो कि हिट वाइज की अप्रोच है. इसी तरह से कंपनी के जो व्यूज़ हैं डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, जो कि they can be useful for reaching journalists जो आजकल वेब को सर्च कर रहे हैं, स्काउर कर रहे हैं, स्टोरीज ढूंढ रहे हैं, उनके लिए. then it can also help attract visitors from searchers on the different categories that are blogged on. जैसे B2B marketing agency है, उनके blogs हैं और they are very good blogs जो कि B2B marketing agency रन कर रही है. so visitors attract करने के लिए भी blogs यूज़ की जा सकते हैं. बिजनेस ब्लॉग्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि हम डिफरेंट कॉलमिस्ट्स और डिफरेंट लोगों को मिलकर उनकी सर्विसेज को यूज़ करें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के बारे में लिखें बिजनेस ब्लॉग्स के ऊपर. इस तरह से जो कॉलमिस्ट्स हैं जो लिख रहे हैं आपकी कंपनी के ब्लॉग्स में, दे कैन स्पेशलाइज ऑन डिफरेंट फीचर्स और व्यू पॉइंट्स. जस्ट जैसे मैगजीन में होता है कि आपके 3, 4, 5 अगर ऑथर्स हैं और रिपोर्टर्स हैं या स्टोरी राइटर्स हैं या कंटेंट राइटर्स भी कहा जाता है उनको, वो फिर हर अपने एरिया के अंदर हर एक ने स्पेशलाइज किया हुआ होता है. सो अगर आप इस तरह से सोचेंगे, सो देयर आर मीन्स ऑफ मेकिंग एन न्यूज़ लेटर एज वेल, जो कि एक इंटरैक्टिव टूल बन सकता है और आपके सारे कॉलमिस्ट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वही आपका साथ ब्लॉग के ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर जो है दैट इज़ इनक्रेडिबली गुड वैल्यू, जिसमें बहुत सारे फ्री टूल्स हैं. इट इज़
ریلیٹیولی چیپ اگر ایک سیپریٹ ڈومین کے اوپر بلاگس کو رجسٹر بھی کر لیا جائے, ایک سیپریٹ ڈومین رجسٹر کر لی جائے اور پھر بلاگنگ ٹولز کو یوز کیا جائے, بلاگنگ سافٹ ویئر کو یوز کیا جائے, اٹ از ناٹ ویری کاسٹلی. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر کانٹینٹ کو اپڈیٹ کرنا اور اس کی صحیح یوٹیلائزیشن کرنا وہ پھر انڈیویجولس کا کام ہے. ٹیکنالوجی ہر کام نہیں کر سکتی. اینڈ ریممبر اگین کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز میں ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی از اے فیسیلیٹیٹر, لیکن اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور اس سے مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز میں انوالو کیسے کرنا ہے, اور ای مارکیٹنگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خود کرنی ہے اور ٹیکنالوجی کو صرف فیسیلیٹیٹر کے طور پہ دیکھنا ہے اور اس کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے. بلاگنگ کے ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں جو کہ ایک کانٹینٹ جو ہے ویب سائٹ کے اوپر اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے ڈیلیور کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. وی کین آلسو فائنڈ انفارمیشن رچ کانٹینٹ جو ہے بلاگس میں بائی ٹیگس, یعنی زیادہ ڈیٹیلڈ ٹاپکس موجود ہوتے ہیں. ہر آرٹیکل کو ٹیگ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ تاکہ وہ سرچز میں اپیئر ہو سکیں. جیسے بلاگز اینڈ بلاگنگ کے 2 ٹیگس لگائے جا سکتے ہیں کسی آرٹیکل کے ساتھ, اور جب وہ سرچ کیا جائے تو ہمیں ریلیونٹ بلاگ کے اوپر ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہو. اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ طریقے سے جو کانٹینٹ ڈسپلے کیا جا سکتا ہے دیٹ از بائی آتھر. ڈفرینٹ کالمنسٹ جو ہیں آپ کے پاس ان کو جو کہ آپ کے انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں, ان کے نام کے حساب سے آپ جو ہے وہ فارمیٹ کر سکتے ہیں اپنے بلاگ کو. اور ٹائم کے حوالے سے بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے ایک ریورس کرونالوجیکل آرڈر بنا دیا جاتا ہے, ساری پوسٹ کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے ڈفرینٹ میتھڈس میں ریورس آرڈر میں, اور وہ بہت ہیلپ فل ہو جاتی ہیں. سو دس شوز دی امپورٹینس آف ہیونگ اے سرچ فیچر جو کہ ایک بلاگ پہ ہوتا ہے, اور اس سے ریڈرز فائنڈ کرتے ہیں اسپیسیفکس کو, اور ایک اسٹینڈرڈ فیچر ہے یہ بلاگز میں کہ ڈفرینٹ آرٹیکلس کو اور رائٹنگس کو یا جو بلاگ میں انٹریز کی گئی ہیں ان کو ڈفرینٹ فارمیٹس میں اویلیبل کیا جا سکتا ہے. یوزیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے فیچرز بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ وزٹرز کو ہیلپ کر رہے ہیں لوکیٹ کرنے میں ریلیونٹ انفارمیشن کو. دیز آر آلسو گریٹ فار سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیونکہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں پیجز فوکسڈ آن اے پرٹیکولر ٹاپک, جیسے کہ آن لائن PR ہے جو کہ ریگولرلی اپڈیٹ ہو رہے ہیں اور فریش کانٹینٹ کے ساتھ اپڈیٹ ہو رہے ہیں. We think that there are surprisingly fewer good examples of blogs used in consumer space. The key difference here is that there are greater opportunities for getting non-company people to blog. جو non-company لوگ ہیں, individuals ہیں, وہ اپنے لیے آسانی سے جو ہے وہ blogs بنا سکتے ہیں. کمپنیز کے بلاگس رن کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. کچھ ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس بلاگس کی. Amazon.com کے پاس بلاگس ہیں اس کے ڈفرینٹ آرٹسٹ سے ریلیٹڈ. ٹیلیگراف ایک نیوز پیپر ہے دا ٹیلیگراف, اس نے انیبل کیا ہے یوزرز کو کہ وہ اپنے بلاگس خود سے کریٹ کر سکیں. اس سے انگیجمنٹ انکریز ہوگی اور کانٹینٹ جنریٹ ہوگا. نیوز پیپر کے سائٹ کے اوپر ظاہر ہے آلریڈی کانٹینٹ ہے, سو اس میں اور زیادہ ایڈیشنل ٹاپکس کے اوپر کانٹینٹ جنریٹ ہو سکتا ہے, اور وہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ہے, اور یوزرز زیادہ پھر ان کی ٹیلی گراف کی نیوز پیپرز کی اور ویورشپ جو ہے آن لائن وہ بھی پھر انکریز ہو جائے گی. اس کے علاوہ تھامسن ہالیڈیز ہیو اے بلاگ, another type of blog جس میں ویژول ویز ہیں آف شو کیسنگ نیو آفرز اینڈ پیکیجز جو کہ ڈفرنٹ ہیں دین فلیٹ پلین پریس ریلیز. Then we have Celebrity Fashion Store that has a blog جس میں نیو رینجز آف فیشن کو اور ڈسکس کیا جاتا ہے. Ford has created a blog as well. As these are all examples of different businesses who are running their own blogs.
ब्लॉग्स रन करने के लिए और एड फीड्स रन करने के लिए देयर आर सर्टेन रिस्क्स एज वेल जो कि ब्लॉग्स फेस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो दे हैव गॉन अवे फ्रॉम ब्लॉगिंग, लेकिन इनको काउंटर किया जा सकता है. द फर्स्ट रिस्क इज डैमेज टू रेपुटेशन. Non-company staff or even company staff can write negative posts और comments जो कि डिफेम कर सकते हैं. सो हमें ब्लॉग्स के लिए मॉडरेटर्स की ज़रूरत है जो कि एक साइन अप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशंस को मॉडरेट कर सकते हैं. इसके अलावा कमेंट्स को इवन स्विच ऑफ भी किया जा सकता है, लेकिन फिर अगर हम कमेंट्स को स्विच ऑफ कर दें तो फिर ज़ाहिर है वी आर लूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंटरएक्टिविटी. सो डैमेज टू रेपुटेशन इज़ अ रिस्क, लेकिन इसको काउंटर किया जा सकता है. इसके अलावा सेकंड रिस्क इज SEO स्पैम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड स्पैम. हमारे पास थॉमसन ब्लॉग की एग्जांपल है जिसमें कुछ SEO स्पैम कमेंट्स हैं विद लिंक्स इन द पोस्ट नेम टू अदर साइट्स. इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इट कैन बी द इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड या लिमिटेड किया जा सकता है बाय यूजिंग कैप्चास टू प्रिवेंट साइन अप एंड यूजिंग द नॉन फॉलो टैग ऑन हाइपरलिंक्स या प्रिवेंटिंग हाइपरलिंक्स. देयर आर वेज जिससे कुछ ऐसा किया जा सकता है कि स्पैमर्स जो हैं वो ब्लॉग्स के ऊपर या कमेंट्स में मैसेजेस जो हैं वो जस्ट छोड़ते जाते हैं यूजिंग सम इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर. दे लीव कमेंट्स ऑन डिफरेंट ब्लॉग्स. इवन if you have watched videos जहाँ पे भी कंटेंट शेयर होता है, उस कंटेंट शेयर के बाद जो भी कमेंट्स का एरिया है दैट इज अ प्लेस जहाँ पे स्पैमर्स जो है लिंक्स प्लेस करते हैं जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर लोगों को ले जाते हैं. इस बिकॉज ये काम बॉट्स के थ्रू किया जा रहा है, यानी रोबोट्स विच इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट, उससे किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है. इसको प्रिवेंट करने के लिए या इस तरह के और काम इवन फॉर पासवर्ड प्रोटेक्शन भी जहाँ पर हैकर्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशंस ट्राई करके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, यहाँ पर फिर कैप्चा यूज किया जाता है. और आपने बहुत पॉपुलरली देखा होगा व्हाट कैप्चा इज. जब हम कहीं पे कमेंट करते हैं किसी वेब पेज के ऊपर तो देयर इज अ स्मॉल लिटिल JPEG दैट अपीयर्स और जो उसके ऊपर कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं. या कई जगहों पे ये कहा जाता है कि ये जो जिस जगह पे इमेज अपेयर हो रहा है वहां पर माउस को पॉइंट करें और फिर एक कोड रिवील होता है, उस कोड को देखकर नीचे कमेंट बॉक्स में या वो जो एरिया है कैप्चा के अंदर उधर एंटर कीजिए, तो फिर वो अलाउ करता है कि आपका कमेंट पोस्ट हो. या कई दफ़ा मैथमेटिकल इक्वेशंस दे दी जाती हैं कि इसको 2+5 जो भी रिजल्ट है वो नीचे एंटर करें तो फिर आपकी पोस्ट होगी. तो ये चीज़ प्रिवेंट करती है स्पैमर्स को या वो जो स्पैम यूजिंग बॉट्स की जा रही है उसको, बिकॉज जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो इमेजेस को रीड नहीं कर रहे. वो इमेज पे जाहिर है जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है जिसको आपने रीराइट करना है वो हर दफ़ा चेंज हो जाता है. ठीक है. सो जो कैप्चर्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं टू स्टॉप और प्रिवेंट स्पैम. सो स्पैम से रिलेटेड जो रिस्क है उसको भी काउंटर किया जा सकता है. इसके अलावा द थर्ड पॉइंट इज पोर लेवल ऑफ ट्रैफिक. इफ यू prominently label your blog on your site, then you should get a proportion of traffic to visit and maybe they will bookmark the blog. यानी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ब्लॉग को डिफरेंट जगहों के ऊपर उसका लेबल और उसको लिंक अप करें ताकि आपकी जो वेब के ऊपर जो विजिटर्स आ रहे हैं उसमें से कुछ ट्रैफिक आपकी फिर ब्लॉग्स की तरफ चले जाती है. ब्लॉग्स ऑफन बुकमार्क किए जाते हैं, मेन साइट से ज़्यादा कई दफ़ा उनको बुकमार्क किया जाता है क्योंकि विजिटर्स जो हैं दे वांट अ रिमाइंडर टू रिटर्न एंड ऑब्वियसली दे वुड वांट टू रीड द ब्लॉग्स क्योंकि वहाँ पे इंटरएक्टिविटी ज़्यादा है. आपके पास जो ब्लॉग्स हैं वो सर्च इंजन के ऊपर जो आपकी नेचुरल सर्च एक्टिविटी है उसको भी अट्रैक्ट उनको करना चाहिए. लेकिन जैसे ही जिस तरह के और SEO से रिलेटेड और एक्टिविटीज़ हैं इसमें
कीवर्ड्स और पोस्ट्स को जो यूज़ किया जा रहा है फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स जो आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे, सर्चर के बिहेवियर को देखते हुए हमें कीवर्ड्स ऐसे यूज़ करने चाहिए कि जब लोग उन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे तो आपका ब्लॉग का नाम सर्चेस में रिजल्ट्स में नेचुरल रिजल्ट्स में सर्च के आना चाहिए. सो ये तो थी अ लिटिल डिस्कशन इन ब्लॉग्स के. ब्लॉग्स भी हमें हेल्प कर सकती है पब्लिक रिलेशंस के साथ, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन के लिए. Then electronic marketing communication tools में we have sales promotions offers as well. Sales promotion offers, as you know, are short-term incentives that facilitate the movement of products to the end users. Coupons introduce किए जाते हैं और customers को ads की form में भी दिखाए जाते हैं कि जी if you click on this coupon you can claim some discount. और उसके ऊपर कोई नंबर है या रेफरल है टू अ वेबसाइट, और उस वेबसाइट के ऊपर जब आप परचेज करते हैं तो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट यू कैन यूज़. और ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग ऑनलाइन कूपन्स को यूज़ करते हैं और उससे डिस्काउंट्स को या रिबेट्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं. देन देयर इज़ अनदर सेल्स प्रमोशन ऑफर्स जो कि सैम्पल्स की फॉर्म में यूज़ की जाती है. यूज़र्स को डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं, कुछ साइट्स जो हैं वो अलाउ करती हैं कि उनके परचेज से पहले उसके सैम्पल्स को वो देखकर उसको व्यू कर सकें. स्पेशली बुक्स के केसेस के अंदर कुछ बुक का पोर्शन दिखा दिया जाता है या एक फर्स्ट चैप्टर या उसके कुछ पेजेस बुक के जो हैं वो एज सैम्पल जो हैं यूजर्स देख सकते हैं पहले से बिफोर मेकिंग अ परचेज. म्यूज़िक का भी कुछ सेकंड्स का पोर्शन यूजर्स सुन सकते हैं बिफोर दे कैन पे फॉर दैट म्यूज़िक. इसी तरह से सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन किया जा सकता है बिफोर मेकिंग अ परचेज. जैसे नॉर्टन एंटीवायरस जो है सिमेंटिक का, उसका उन्होंने ऑनलाइन वर्जन रखा हुआ है कि लोग अगर उसको परचेज करना चाहते हैं तो वो उससे पहले ही ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अपने कंप्यूटर को वायरस के लिए चेक कर सकते हैं. इसके अलावा सेल्स प्रमोशन में डिफरेंट कॉन्टेस्ट्स और स्वीप टेक्स एंड गेम्स जो है वो उनको यूज़ किया जा सकता है. एग्जांपल्स मैंने पहले भी शेयर की हैं. इफ़ यू रिमेंबर निविया की मैंने एग्जांपल शेयर की थी कि गेम्स की फॉर्म में उन्होंने कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ रन की थी. और इसी तरह से सेल्स प्रमोशंस ऑफर्स भी जो हैं वो कॉन्टेस्ट्स की फॉर्म में रन की जा सकती हैं. गेम्स डिफरेंट जो हैं वो सेल्स प्रमोशंस के लिए हेल्प करती हैं. डिफरेंट गेम्स क्रिएट की जाती हैं, जैसे कि ट्रेडिशनली भी मार्केटर्स हैव रियलाइज्ड कि जब इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो यूज़र्स के बीच में एक्साइटमेंट क्रिएट होती है. यूज़र्स फिर इंटरेस्ट लेते हैं और उस एक्साइटमेंट से जो है वो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कस्टमर्स. सो ये सारी सेल्स प्रमोशंस वेबसाइट के केसेस के अंदर जो है वो कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट तक लेकर भी आ सकती है. एंड दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द टाइम्स the people spend on a website. एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाएंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिसको बोला जाता है वेबसाइट स्टिकीनेस. The more stickiness as a website has, the more known it becomes. तो वो स्टिकीनेस इज अनदर मीट्रिक जो कि किसी वेबसाइट के सक्सेसफुल होने का यूज़ किया जाता है. सेल्स प्रमोशंस जो हैं वो कस्टमर्स को हेल्प तो करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं. शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रैफिक जनरेट हो जाती है, ज़्यादा लोग वेबसाइट को फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ज़्यादा व्यू कर सकते हैं, प्रमोशंस को ज़्यादा क्लिक करते हैं. बट सेल्स प्रमोशंस जनरली डू नॉट हेल्प बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स. तो बट इट इज़ एन इफेक्टिव वे. Sales promotions do not help build customer relationships in the long term, even though short term के अंदर they help the companies, but long term benefit नहीं होता. But even then it is a very good tool क्योंकि इसकी वजह से web traffic increase हो सकती है, search engine rankings भी फिर या referrals भी increase हो सकते हैं. आपके पास linking जो links दूसरी sites के ऊपर हैं वो ज़्यादा establish हो सकते हैं because media और bloggers would start talking about it. So sales promotions is an effective
टूल. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के अंदर डायरेक्ट मार्केटिंग का जिक्र किया जाता है. डायरेक्ट मार्केटिंग जो है ऑब्वियसली डायरेक्ट कम्युनिकेशन डिजाइंड टू जनरेट अ रिस्पांस, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स, और इसमें ज़्यादातर जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं दैट इज़ आउट गोइंग ईमेल. टारगेटेड ईमेल्स जो हैं वो यूजर्स को भेजे जा रहे हैं. देन टारगेटेड ऑनलाइन एड्स दैट सोलिसिट डायरेक्ट रिस्पांस. एड्स को ऐसे कस्टमाइज कर दिया जाता है कि वो लोगों को लगे कि जी उनकी तरफ डायरेक्टली टारगेटेड है. एंड देयर आर समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस जिसमें पर पर्सन जो है एड बना दिया जाता है हर इंडिविजुअल के हिसाब से, बिकॉज कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल. सेगमेंट्स ऑफ वन आर पॉसिबल यूजिंग टेक्नोलॉजी. सो जब ऐसे एड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली टारगेटेड होते हैं, दे सोलिसिट अ डायरेक्ट रिस्पांस. ईमेल्स विद offers to people or greetings to customers on their birthday, और उस पे साथ ही उनको कुछ कूपन भेज दिया जाए कि जी यू कैन क्लेम दिस ऑन आवर वेबसाइट. सो इसकी वजह से डायरेक्ट रिस्पांस जनरेट हो सकता है. इसी तरह से टेक्स्ट मैसेजेस, शॉर्ट्स, SMSs, मल्टीमीडिया एंड इंस्टेंट मैसेजेस, वी हैव मेंशन्ड दीज डिफरेंट टेक्निक्स टाइम एंड अगेन ड्यूरिंग आवर कोर्स. सो डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट रिस्पांस जनरेट करने के लिए एज अ मीडियम यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स में. ईमेल ऑब्वियसली अगर फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेट यूजर्स, ऑलमोस्ट ऑल 90% ऑफ द इंटरनेट यूजर्स यूज ईमेल. इंटरनेट की किलर एप्लीकेशन के तौर पे ईमेल को कोट किया जाता है. डायरेक्ट मेल या ट्रेडिशनल मेल के अगेंस्ट ईमेल के फ़ायदे हैं बहुत सारे, जैसे कि प्रिंटिंग एंड पोस्टेज कॉस्ट कोई नहीं है, फौरन से लोगों तक पहुंच जाती है, कन्वीनियंस है, और फिर ईमेल्स को इंडिविजुअलाइज भी किया जा सकता है. जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि बर्थडेज के ऊपर हम लोगों को मैसेजेस भेज सकते हैं. डेटाबेस में बर्थडेज का रिकॉर्ड मौजूद है और पर डे उस डेटाबेस से मैसेज को निकाल के और इसको इंडिविजुअल्स के हिसाब से कंटेंट अपडेट करके ईमेल जो है वो सेंड की जा सकती है. Even though email has advantages, there are certain disadvantages as well. Unsolicited email या spam जो है वो obviously customers को पसंद नहीं है, उस पर बहुत discussions रहती हैं. A lot of people do not open emails received from organizations जो कि spam consider की जाती हैं. And then it is also difficult to keep and maintain effective lists of email addresses. उन लोगों की जो कि इन प्रमोशंस को रिसीव करके उसके ऊपर कोई डायरेक्ट रिस्पांस भी देंगे. ईमेल मार्केटिंग का जो रिस्पांस है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि जी सक्सेसफुल रहता है 100% या मैक्सिमम, बट इट इज़ स्टिल a good way to receive direct response and establish a relationship with the customers. email communication को measure करने के लिए कुछ metrics हैं versus postal mail, and cost जो है वो reduce हो जाती है. आसानी है लोगों तक पहुंचने के लिए. रिस्पांस रेट जो है वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट है. पोस्टल मेल के केस में मे बी वी रिसीव मोर कस्टमर्स, या रिस्पांस रेट जो है वो बिकॉज हार्ड कॉपी की फॉर्म में लोगों के हाथ में मौजूद होता है कोई भी प्रमोशन या मैसेज एज अपोज टू एन ईमेल, और कई दफ़ा लोग ईमेल नहीं भी खोलते हैं, तो रिस्पांस रेट शायद थोड़ा सा कम रहता है पोस्टल मेल के अगेंस्ट ईमेल का. लेकिन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली कहा यह जाता है कि ईमेल्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोस्टल ईमेल. वी विल गो थ्रू फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल मार्केटिंग. हम आगे कुछ लेक्चर्स के अंदर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे. मार्केटिंग कम्युनिकेशन के हवाले से एक और चीज़ जिसका जिक्र किया जाता है दैट इज़ परमिशन मार्केटिंग, ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट. जब एक कस्टमर ऑप्ट इन करता है तो वो परमिशन देता है कि वो एक ईमेल जो है वो रिसीव करना चाहता है, और फिर वो ईमेल एड्रेस भी शेयर करता है, अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर करता है. मार्केटर्स को
وہ لسٹس لینی چاہیے جس میں گارنٹی ہو کہ 100% آپٹ ان ہوگا. اور آپٹ ان ٹیکنیکس جو ہیں وہ ایک بگر مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا حصہ ہیں جس کو ہم پرمیشن مارکیٹنگ کہہ رہے ہیں, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹرننگ اسٹرینجرز انٹو کسٹمرز. بٹ مارکیٹرز شوڈ گیو دس آپشن ٹو کسٹمرز ویدر دے وانٹ ٹو ریسیو میسیجز اور ناٹ. آپٹ ان اور آپٹ آؤٹ کے آپشنز ان کے پاس ہونی چاہیے. Viral marketing, we have mentioned this a lot of times. Viral marketing is the online equivalent of a word of mouth marketing. Hotmail is a viral marketing success story. Hotmail successful رہی انیشل جیسے ہی Hotmail لانچ ہوئی تھی, اور ورڈ آف ماؤتھ کی وجہ سے ہی Hotmail جو ہے وہ ایک سکسیس اسٹوری بنی تھی. There have been certain movies جو کہ promote ہوئی just because of viral marketing techniques. You might have seen a lot of videos online جو کہ صرف viral marketing کی وجہ سے ہی یا word of mouth marketing کی وجہ سے ہی بہت زیادہ popular ہو گئی اور millions and millions of clicks ان کو ملے. بہت ساری آرگنائزیشنس کی کیمپینز ایسی پلان کی جاتی ہیں جو کہ وائرل مارکیٹنگ کی فارم میں ہوتی ہیں. وی ہیو آلریڈی مینشنڈ ٹیکسٹ میسیجز ایز ویل. ریلیشن شپس بلڈ کیے جا سکتے ہیں, ڈائریکٹ رسپانسز ریسیو کیے جا سکتے ہیں بائی سینڈنگ ٹیکسٹ میسیجز. ایک لیکچر پہلے بھی میں نے ان سارے طریقوں کے کمپیریزنس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اور ایس ایم ایس جو ہے اٹ از کنٹینیوئنگ ٹو گرو ان آل انڈسٹریلائزڈ نیشنز ایز اے وے آف سینڈنگ میسیجز ٹو پیپل. دین لوکیشن بیسڈ مارکیٹنگ کا بھی I'm sure میں نے پہلے ذکر کیا ہے. وی ہیو مینشنڈ اباؤٹ آل اراؤنڈ ایپلیکیشن ان پاکستان. لوکیشن بیسڈ مارکیٹنگ جو ہے وہ پروموشنل آفس کو بھیجتی ہے لوگوں تک یوزرز کی لوکیشن کے حساب سے, اور گوگل جو ہے وہ لیڈنگ ایج لے رہا ہے اس میں, اس کی اپنی جو لوکل سرچ فیسلٹیز ہیں. These were different ways of electronic marketing communications جن کو ہم نے پچھلے لیکچر میں اور بھی آج بھی فردر تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا ہے. ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے کچھ میٹرکس ہیں. میٹرکس اگین ٹو میجر پرفارمنس آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ. رسپانس ریٹ اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ آر دا موسٹ اپروپریٹ میٹرکس فار ڈائریکٹ مارکیٹنگ کیمپینس. یعنی کتنے لوگوں کو ایک میسج کنوے ہوا اور اس کے اگینسٹ کتنے لوگوں نے اس کے رسپانس دیا. اس قسم کی کیلکولیشن number of visitors on a site and number of responses generated, that is a direct marketing metric. Return on investment calculate کی جاتی ہے. ای میلز جو ہے وہ اس کے اوپر لو کلک تھرو ریٹ ہے لیکن ہائیسٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے. دیٹ از میٹرک. ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے ای میل مارکیٹنگ کمپینس کے اگینسٹ. اسی طرح سے ایس ایم ایس کیمپینس کی اسٹڈی کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ جی 94% میسیجز جو ہیں وہ لوگوں نے پڑھے اور ان 94 میں سے 23% لوگ جو ہیں انہوں نے وہ میسیجز آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. تو دیٹ از another good way to measure کہ جی response rates کیسے رہتے ہیں ہر ڈائریکٹ مارکیٹنگ کیمپین کے حوالے سے. There is one more thing that is important and that is personal selling. Personal selling involves real-time conversation between a salesperson and a customer. Face-to-face, telephone یا computer کے through جو real-time interaction ہو رہا ہے that is personal selling. کئی کمپنیز ایسی ہیں جو real-time sales assistance provide کرتی ہیں اپنی ویب سائٹس کے اوپر. لائف چیٹ فیچر ہے جیسے ڈیل کی سائٹ کے اوپر بھی ہے. سو انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی جنریٹ کر سکتا ہے سیلس اسٹاف کے لیے, سیلس پیپل کے لیے لیڈس کو, اور سیلس اسسٹنس آن لائن از آلسو another way that can be utilized an effective personal selling way جو کہ یوز کر سکتے ہیں آرگنائزیشنز اپنی مارکیٹنگ کیمپینز کے اندر. So far we have mentioned integrated marketing communications and as part of integrated marketing communications ہم نے different طریقے دیکھے ہیں اور ہم نے ایز مینشن پریویسلی وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ٹریڈیشنل میڈیا اور انٹرنیٹ میڈیا کے اوپر
marketing جو کی جا رہی ہے that should be consistent and run in parallel. ہمارے پاس ہم نے مختلف آن لائن ایڈورٹیزمنٹس کے طریقے دیکھے. ایڈورٹیزمنٹس کے علاوہ جو ہے کمیونیکیشن ٹولس جو ہیں آن لائن وہ کیسے یوز کیے جا سکتے ہیں. پبلک ریلیشنز, ریپوٹیشن مینجمنٹ, ڈائریکٹ مارکیٹنگ اینڈ ڈائریکٹ سیلنگ از امپورٹنٹ. ہم نے ان کے مختلف طریقے اور ایگزامپلس کو دیکھا ہے ساتھ ساتھ اپنے پچھلے 2-3 لیکچرز میں. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے کچھ میٹرکس بھی ہیں, یعنی ڈسپلے ایڈ جو ہیں وہ جنرلی انفیکٹو سمجھے جاتے تھے ان ٹرمز آف پیپل ہو کلک آن دیم. کلک تھرو ریٹ جو ہے وہ ڈسپلے ایڈس کا کم ہے, بٹ دے آر گڈ فار building awareness as we had mentioned before. So brand awareness کے لیے اور referrals کے لیے display ads کا ہونا یا advertise کرنا آن لائن ضروری ہے. آن لائن ایڈس جو کہ سائز میں بڑے ہیں یا ان میں رچ میڈیا زیادہ ہے, انٹریکٹیوٹی زیادہ ہے, وہ زیادہ امپیکٹ ڈلیور کرتے ہیں. سو that should be kept in mind. اور اس کے علاوہ there is increasing evidence that online and offline advertising works well together and we need to keep that in mind. E-marketing is not something that can work alone. آف لائن اور آن لائن مارکیٹنگ جو ہے یا آف لائن اور آن لائن ایڈورٹائزنگ ہے, it works well together. So as a summary, today we have talked about online public relations, we have talked about online reputation management, we have talked about direct marketing and integrated marketing communications metrics as well. But before I go, as always, there's one more thing for you to do. I want you to look for different ways جن سے online reputation management کی جا سکتی ہے. کوئی بھی ایک sample organization search کیجئے, even if you want to go for Amazon کیسے online reputation management کر رہی ہے, کیا طریقے utilize کر سکتی ہے, یا آپ کی اپنی organization کی آن لائن presence اگر ہو تو وہ کیسے یا کیوں اس کے لیے آن لائن ریپوٹیشن مینجمنٹ ضروری ہے. ان کویسچنس کو ایکسپلور کیجیے. ہیو اے گڈ ٹائم, بی کریٹو, بی اسمارٹ. اللہ حافظ.